नमस्कार, मैं संजय सनम एस्ट्रो क्लास में आप सबका स्वागत। आज बीएनएन एस्ट्रोलॉजी के कोर्स में हम जिस पड़ाव पर हैं वो पड़ाव है प्रेडिक्शन चार्ट पढ़ने का। हालांकि हमने एक पड़ाव और आगे पार कर लिया है प्रोग्रेशन तक का, कि हम प्रोग्रेशन कैसे कर सकते हैं, किस तरह से घटनाएं जो है महीने महीने की हम देख सकते हैं कि किस किस तरह की घटनाएं होने वाली है। लेकिन प्रेडिक्शन बहुत जरूरी है। चार्ट आप कैसे पढ़ेंगे? वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अपने नियम है, केपी एस्ट्रोलॉजी के अपने नियम है और भृगु नंदी नाड़ी बीएनएन के नियम अपने हैं। जब हम भृगु नंदी की बात करेंगे तो हमको दूसरी एस्ट्रोलॉजी की प्रक्रियाओं को एक बार छोड़ना पड़ेगा। मतलब वो सिद्धांत लगाना पड़ेगा कि इधर उधर ताका झांकी नहीं करनी है, जिसको शिद्दत से चाहना है उसी को चाहना है, एक का होकर के रहना है। तो अभी आप जब बीएनएन कर रहे हो तो आपको बीएनएन के सिद्धांतों को ही अपने ज़हन में रखना है और उस आधार पर जब आप चार्ट को पढ़ने की कोशिश करोगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए रास्ते बड़े आसान हो जाएंगे। ये मैं उनके लिए कह रहा हूं जो पराशर वैदिक जानते हैं, उनके लिए थोड़ा सा कंट्रोल रखना उनको जरूरी है। जो नहीं जानते उनके लिए तो ठीक है, उनको तो वही मिल रहा है तो वही पढ़ेंगे। भृगु नंदी नाड़ी में चार्ट को पढ़ने का तरीका, जैसा कि मैंने एक क्लास में आपको पहले बताया था कि यहां पर कॉम्बिनेशन के अलग अलग प्रकार हैं। देखिए, हमारी जन्म कुंडली में 12 खाने हैं, 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह और 12 खानों से ये हमारा पूरा जीवन निर्धारित होता है और इन्हीं को पढ़ना, इन्हीं को समझना, इसका मतलब है कि हम अपने जीवन को समझ जाते हैं। हमको यहां पर यह नहीं देखना है कि हमारा पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। बीएनएन इसकी बात नहीं करता। मैंने आपको बताया है, वो इसलिए बताया था ताकि आपके ध्यान में रहे। जब हम थोड़ा इसको सीख लेंगे तब हम इसको कहीं ना कहीं अप्लाई भी कर पाएंगे। लेकिन अभी आप ये समझो कि भृगु नंदी नाड़ी में आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें सबसे पहला कॉम्बिनेशन क्या है कि अगर किसी भी घर में अगर एक से ज्यादा ग्रह बैठे हैं उसके साथ में, तो वो सबसे पहला और सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वो एक ही घर में बैठे हैं। एक ही घर में बैठे हैं, इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि वो एक ही पिता की संतान है या एक ही दादा के परिवार के लोग हैं। वो उनका अपना परिवार है। उसमें शत्रु भी हो सकते हैं, शत्रु ग्रह भी हो सकते हैं, मित्र ग्रह भी हो सकते हैं। घर में भी तो होता है कि परिवार में भी शत्रुता होती है, आपस में नहीं बनती। परिवार में प्रेम भी होता है, शत्रुता भी होती है। तो इसको आपको बिल्कुल ऐसे ही समझना है कि जन्म कुंडली के किसी भी खाने में अगर एक से अधिक ग्रह बैठे हैं तो वो उस परिवार के सदस्य हैं। वो 100%, 100% प्रभाव रखते हैं। नंबर 1, यह बात समझ में आ गई? अब दूसरी बात, भृगु नंदी नाड़ी यह कहती है कि चलो ये तो कॉम्बिनेशन है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है कि ये तो एक ही परिवार के सदस्य हैं, एक ही वंशावली या एक ही पिता की संतान है या एक ही दादा का वंश है। इस बात को माना जा सकता है। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती, ये परिवार और बड़ा है। तब बताइए परिवार कैसे बड़ा है कि जहां पर कोई भी ग्रह बैठा है वो तो उसका घर है ही, लेकिन उससे 5वां और उससे 9वां वो भी उसके परिवार का सदस्य है। अब अगर कोई ग्रह, कोई भी प्लेनेट नंबर 1 की राशि में बैठा है, मेष राशि में बैठा है, तो मेष से पंचम राशि सिंह हुई, नवम राशि धनु हुई, तो मेष, सिंह और धनु, इन तीनों राशियों में
जो भी ग्रह बैठे होंगे वो भी उस परिवार के सदस्य माने जाएंगे। फर्क क्या है? फर्क यह है कि अगर एक घर में 2 ग्रह 3 ग्रह बैठे हैं तो वो एक ही बाप के बेटे हो गए, और अगर दूसरे घर में बैठे हैं तो वो चाचा ताऊ के हो गए, लेकिन है तो घर के ही। बस फर्क चाचा ताऊ वाला समझिए। ये 100% है तो वो हो सकता है कि 90%, 80%, 85% उनका प्रभाव पड़े, लेकिन प्रभाव बड़ा है। तो पॉइंट नोट कर लीजिए, भृगु नंदी नाड़ी में पहला कॉम्बिनेशन, एक घर में जितने ग्रह बैठे हो वो 100% इफेक्ट देंगे। दूसरा कॉम्बिनेशन, जिस राशि में कोई भी ग्रह बैठा है उस राशि से पांचवा घर या पांचवी राशि, नवा घर भी उस परिवार का सदस्य होगा, और वो भी 80%, 90%, 75% पूरा का पूरा प्रभाव देगा। 2 चीजें समझ में आ गई? इसमें और एक बात पूछूं? कुल पूछिए, इसलिए मैं रुका हूं। नहीं, जैसे बोलते नहीं है कि अष्टम स्थान में, अगर मैंने किसी की कुंडली देखी थी, अष्टम स्थान में जैसे 5 ग्रह था। बोलिए आप। हाँ, तो ये वैदिक में बोलते हैं कि अष्टम स्थान अच्छा नहीं होता, तो इसको हम नहीं पकड़ेंगे ना? और वैदिक भूल जाओ, मैंने कहा ना, अभी उस पुराने प्यार को भूल जाओ। ओके, वो पास्ट था आपका। ओके, उस पास्ट को अभी भूल जाओ। अभी अपन भाव की बात नहीं कर रहे हैं, अभी अपन सिर्फ ये समझ रहे हैं कि कॉम्बिनेशन होता कैसे है, ट्राइन होता कैसे है। ये समझ में आ गया ना? पहला, पांचवा, नवा, ये समझ में आ गया। अगर कोई ग्रह तीसरी राशि में बैठा हो तो उसकी पंचम राशि कौन सी होगी, बताएंगे आप? 3, 4, 5, 7 नंबर। और नवी राशि कौन सी होगी? 8, 9। ये अभी कौन सा पूछे आप? पंचम पूछे ना? तो 6, 7, 11। तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ट्राइन बताए थे, अगर आपको याद हो। 1, 5, 9 याद रखो आप, खाली 2, 6, 10, 3, 7, 3, 7, 11, 4, 8, 12, 4, 8, 12। आप जन्म कुंडली में किसी भी, कहीं भी आप 8वीं राशि में किसी ग्रह को देख लो तो सीधा 4 और 12 तक चले जाओ कि उसका ट्राइन बन गया। अगर पंचम राशि में किसी को देख लो तो 1 और 9 तक चले जाओ, 1, 5, 9 हो गया। इसी तरह 2, 6, 10 हो गया। तो 2 चीजें क्लियर हुई। पहली बात मैंने कही, 100% फल देगा जब एक ही घर में ग्रह बैठे होंगे। दूसरी बात मैंने कही, जब ट्राइन में बैठे होंगे, चाचा ताऊ के घर में गए हुए होंगे, तब वो 75 से 90 के बीच में वो फल देंगे। अब तीसरा, किसी भी ग्रह के सामने, आमने सामने, किसी भी ग्रह के सामने, अर्थात 7th भाव 180 डिग्री, उसके 7th भाव में कोई भी ग्रह बैठा होगा तो वो भी 75% फल देगा। बल्कि इस सामने वाले ग्रह में इतनी ताकत होगी कि वो उसके रिजल्ट को मॉडिफाई करने की भी हिम्मत रखेगा। तो तीसरा पॉइंट क्या हुआ कि किसी भी ग्रह के सामने 7th भाव 180 डिग्री, वो भी 75% प्रभाव देगा। हो गई बात समझ में? है, नोट कर लीजिए। अगर कोई ग्रह है तो, कोई ग्रह है तो, कोई ग्रह होगा, नहीं है तो कोई नहीं है तो उसकी राशि का इफेक्ट हम बाद में देखेंगे। ग्रह नहीं है तो राशि का इफेक्ट देखेंगे। ओके, वही क्लियर करना था। ठीक है जी। चौथा पॉइंट, ग्रह अपने से सामने, अपने से आगे और अपने से पीछे, अपने से आगे और अपने से पीछे जो भी ग्रह बैठे होंगे उन पर भी प्रभाव रखेगा, और यह प्रभाव करीब 50% होगा। अपने से आगे, अपने से पीछे, इसका मतलब क्या हुआ? हमने उस दिन बताया था 2 to 1, दोबारा आपको याद है ना? हाँ। चलिए अर्चना,
अर्चना जी, सर। समझ में आ रही है ना बात? हाँ जी। चलो चलो, इसके अलावा एक एक बात और थी, विशेष परिस्थितियों में 311 जिसमें 25% इफेक्ट पड़ेगा, 3 और 11 के ग्रहों को भी देखेंगे। एक विशेष परिस्थिति बनेगी जब डिग्री वाइज हमको हमारे हिसाब के ग्रह नहीं मिलेंगे, तब हमको 311 में जाना होगा और इसका प्रभाव 25% ही पड़ेगा। तो हमने 4 मोटी मोटी बातें यहां पर नोट करवाई है। ये बताएंगे कि आपको ग्रहों का ट्राइन कैसे बनाना है, कौन से ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा, आपको किनको मुख्य रूप से देखना है। ये बातें समझ में आ गई ना? बहुत सिंपल बात थी। अब मोटी बात क्या है? अब देखिए, कुछ चीजें हैं इसमें, ये लॉजिक अगर आपको याद हो जाएंगे ना, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे ना, तो फिर क्या होगा कि आपके लिए ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाएगी। अब देखिए एक बात और महत्वपूर्ण, आप अपनी जन्म कुंडली में जब देखेंगे, किसी की जन्म कुंडली में देखेंगे, जिस ग्रह से कोई ग्रह पीछे होगा और कोई ग्रह आगे होगा, अगर कोई ग्रह पीछे है तो इसका मतलब वो आपका पास्ट है। इसका मतलब उस ग्रह को जी करके आप आए हैं, उस ग्रह के एट्रीब्यूट से आप परिचित हैं, और जो ग्रह आगे है उसके लिए आपको काम करना है। तो जो ग्रह आगे है उसके लिए आपको काम करना है। इसको बहुत इस रूप में समझिए, पीछे वाला ग्रह आपका पास्ट प्यार, जिससे आप मिले हुए हैं, जिससे आप परिचित हैं, जिसको जी करके आप आए हैं, उसको मनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आप आगे भी आ गए उस रिश्ते को छोड़ करके, तो भी आप अगर एक बार हल्की सी मुस्कुराहट से देख लीजिएगा तो अगला हेलो हाई आपसे कर लेगा। लेकिन आगे वाला जो ग्रह है वो आपके लिए नया है, उसको मनाना है, उसको पटाना है, आपको उसके लिए काम करना है। जो आपके ग्रह पीछे है डिग्री में या वैसे घर से, उस ग्रह के एट्रीब्यूट आप अच्छे से जानते हैं, वो आपको इस जीवन में अब सीखने की दरकार नहीं है, वो आपके साथ हैं, बस आपको देखना है। वो ऐसा होता है ना कि जैसे हनुमान जी के पास ताकत थी, लेकिन जब समंदर पार करने की बात आई तो उनको मोटिवेशन दिया जामवंत जी ने। तो पीछे वाला जो ग्रह है ना, उसको सिर्फ एक मोटिवेशन की दरकार है, सिर्फ एवेकिंग की दरकार है। आगे वाले ग्रह के लिए आपको काम करना है। इसलिए अपनी जन्म कुंडली में जब भी आप ट्राइन बनाएंगे, आप पीछे और आगे के ग्रहों को देखेंगे, आप डिग्री वाइज आगे और पीछे के ग्रहों को देखेंगे, तब आपको बहुत सोचना पड़ेगा इस मामले में कि पीछे वाला ग्रह, उसके लिए हमें काम करने की दरकार नहीं है, आगे वाले ग्रह के लिए हमको काम करने की दरकार है। अर्चना बोलो, कुछ बोल रहे थे अर्चना? हाँ जी, ये पीछे ग्रह और आगे ग्रह समझ नहीं आया। आप जब अपनी जन्म कुंडली में देख रहे हो, ग्रहों को देख रहे हो, तो उसके कोई ग्रह, किसी भी ग्रह को देखो ना, आपका जैसे सैटर्न राहु लगन में है, फर्स्ट भाव में है, उसके आगे पीछे कोई ग्रह है? हाँ जी। 12वें भाव में कौन है पीछे? गुरु है। गुरु। तो गुरु का विजडम, गुरु का ज्ञान, गुरु की इंटेलिजेंसी वो आपके पास है, आप पहले से लेके आए हो। जब आप ग्रहों के ट्राइन बनाओगे, लेकिन सैटर्न राहु के आगे कौन है उसको देखना है। जब आप प्रोफेशन की बात करोगे, आप एक काम करो, आप एक खांचा बनाओ, वैसे ही एक घर में आगे लिख दो आप सैटर्न, पीछे लिख दो मार्स। आगे लिखो सैटर्न,
पीछे लिखो मंगल। ऐसे ही खाना खाना बना लो, क्योंकि अब आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको जब घरों आगे को मतलब समझना एक पड़ेगा। नंबर में हम लोग एक नंबर में लिखिए पहले। आप कहीं भी लिख दो, आप एक नंबर में सैटर्न लिखो तो 12 नंबर में मार्स लिख दो, मतलब मार्स सैटर्न से पीछे है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं। एक करके दिखाइए ना प्लीज। आप जन्म कुंडली जो बना रहे हो, जो भी आपकी जन्म कुंडली, आप एक नंबर में सैटर्न लिखो, उससे पीछे मार्स लिख दो। 12 नंबर में 12 नंबर में लिखो। दूसरा नंबर तो आगे हो गया, पीछे वाला हाँ, नंबर कौन सा हुआ? 12वां नंबर हुआ ना। 12वां हुआ, उसमें मंगल लिखे मंगल लिखो। और आगे लिखते हैं बृहस्पति। नहीं, कि आपने सैटर्न लिख दिया ना, आपने सैटर्न लिखा ना, आगे एक नंबर में। हाँ जी, और पीछे मंगल लिख दो, बस इतनी सी बात है। मैंने जुपिटर की तो बात ही नहीं की, मैं सिर्फ 2 ग्रह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके। आपने आगे लिखा सैटर्न, आपने पीछे लिखा मंगल। मंगल, हाँ। सैटर्न सैटर्न किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है? आप जब कर्म की बात करते हो, प्रोफेशन की बात करते हो, तब आप सैटर्न को देखते हो ना। हाँ जी। सैटर्न को कहां देखोगे? जब आप प्रोफेशन की बात करोगे तब आप सैटर्न को देखोगे। अब सपोज करो किसी की कुंडली में सैटर्न आगे है और मंगल पीछे है। अब आपसे पूछा जाए, जबकि मैंने इतनी बातें आपको बता दी है, ऑलरेडी बता चुका हूं, अब आप मुझे बता सकते हैं कि इसका क्या फल होगा? सैटर्न आगे है, मंगल पीछे है। मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि जो पीछे वाला ग्रह है उसको वो जी करके आ चुका है, उसके गुण उस व्यक्ति के अंदर है। अब इसका मतलब क्या हुआ? मंगल किस चीज का कारक है? मंगल इंजीनियरिंग का कारक है, मंगल मार्केटिंग का कारक है, मंगल करेज का कारक है, मंगल एनर्जी का कारक है, मंगल आपकी ऊर्जा है, मंगल आपका एग्रेशन है, मंगल आपका संकल्प है, मंगल आपकी हिम्मत है। तो ये सारी चीजें उस व्यक्ति के अंदर है, उसको ये करने की आवश्यकता नहीं है, वो सब उसके पास है। उसको क्या करना है? उसको तो सैटर्न को खुश करना है, सैटर्न को खुश करना है, क्योंकि मंगल उसका पास्ट, सैटर्न उसका फ्यूचर। तो सैटर्न को खुश करने के लिए उसको क्या करना होगा? कोई बता पाएगा मुझे? अगर आपने ग्रहों के सिग्निफिकेटर को अच्छे से समझा है तो आप बताइए। लेबर क्लास को खुश रखना, मतलब उनका ध्यान रखना। ठीक है, वो बात अच्छी है, वो सैटर्न को खुश करने की बात है, अच्छी बात है। सबसे पहली बात है, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। सैटर्न डिसिप्लिन का कारक है जी, हार्ड वर्क। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, सैटर्न हार्ड वर्क का कारक है। आप जब ये करेंगे तो मंगल की चीजें तो आपके पास है, मार्केटिंग आपके पास है, इंजीनियरिंग आपके पास है, हिम्मत आपके पास है, जज्बा आपके पास है, एनर्जी आपके पास है। आपको कुछ और देखने की आवश्यकता ही नहीं है। सैटर्न फिर आपको लबालब आपको फल देने लग जाएगा, क्योंकि आपके पास मंगल की एनर्जी है, आपके पास सैटर्न की एनर्जी नहीं है। सैटर्न की एनर्जी नहीं है, इसका मतलब आप हो सकता है डिसिप्लिन से काम नहीं करने वाले हो। अगर दुकान 9 बजे खोलनी है तो हो सकता है आप दुकान 10 बजे खोलते हो, 10:30 बजे खोलते हो, 11 बजे खोलते हो। तो आप जब तक अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करोगे तब तक आपका सैटर्न काम नहीं करेगा। और सैटर्न काम नहीं करेगा तो क्या होगा? मंगल और शनि वैसे शत्रु है ना, मंगल और शनि शत्रु है। तो अगर आप ऊर्जा को बैलेंस नहीं करोगे तो आपके अपने कर्म क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं झगड़े होंगे, क्योंकि फिर नेगेटिविटी आती है। समझ गए? अब इसी को उल्टा कर लो, सैटर्न को पीछे रख दो, मंगल को आगे कर दो। अब आप मुझे बताओ क्या होगा? सुनीता जी समझ में आ रही है ना बात? सुनीता जी? हाँ जी, आ रही है सर। है ना? डाउट था, एक डाउट था। किसका डाउट? नीलम जी का?
हाँ हाँ, मैं नहीं पूछ रही बताइए। थी आप ये जो 12 पीछे रखे हैं हम लोग, तो पीछे कोई भी भाव में रह सकता है? सपोज आप, हम 12 में लिखे हैं, तो इसको अगर 7 में भी लिखेंगे, मैं अगर आपको बात बताऊं, आप यहाँ भाव देखो ही मत, आप कहीं भी लिख दो, आप 7 में सैटर्न को रख दो, 6 में मंगल को रख दो, आप 11 में सैटर्न को रख दो, 10 में मंगल को रख दो, मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ, यहाँ भाव का कोई मतलब नहीं है कि नहीं, कोई करे आगे। मैं कुछ हाँ और पूछ बताइए। रही हूँ। बोलिए सपोज बोलिए। 12 खाली है और 11 में मंगल है। वो अलग हो गया ना, वो 3 11 हो गया, मैं जस्ट पीछे अच्छा। आगे की बात कर रहा हूँ ना, आप दो उसको बारह समझो। का बोल रहे हो आप, 2 12 को बोल रहे हो, अच्छा ठीक है। मैं अब जस्ट समझ। आगे पीछे की बात कर रहा हूँ, ये 2 12 भी नहीं है। 2 12 कब होता, जब बीच में कोई ग्रह होता, ये तो आगे पीछे की बात है। अच्छा ठीक है, कोई अब समझ आपसे गए। आगे है, कोई पीछे है। ओके। अब चलो इसको उल्टा कर दो, मंगल को आगे कर दो, शनि को पीछे कर दो, अब क्या करना है उसको? शनि को बलवान अब करना है। अब कैसे, आप थोड़ा समझिए, मंगल आगे, शनि पीछे। तो शनि को तो हम जी के आए हैं, क्या तो बोल रहे हमारा हैं? पास, वो तो शनि तो हमारा पास्ट हो गया, उसको तो हम जी के आए हैं, तो हमको मंगल के लिए वर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल, शनि के Right. गुण तो आपके पास है। अब इसमें क्या है आपके पास, बताइए, आपके पास क्या क्या चीज है और डिसिप्लिन आपको है, क्या हासिल हार्ड करना वर्क है, है, ये हुई बात। डिसिप्लिन। बिल्कुल एग्जैक्ट, एकदम सही बोल रहे हो, डिसिप्लिन है, हार्ड वर्क है। और अब आपको क्या करना होगा? अब मंगल की एनर्जी को यूज करना होगा, लाइक जो मंगल के पिन पॉइंट्स है। एनर्जी, आपको मार्केटिंग, मार्केटिंग के स्किल सीखने पड़ेंगे। आपको 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 एनर्जेटिक होना पड़ेगा। आपको थोड़ा योगा, जॉगिंग, थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा अपने आप को उस रूप में फिट रखने के लिए। करेजियस होना पड़ेगा। समझ में आई बात? ये जी। तो ये चीजें सीखनी बहुत जरूरी है कि पीछे जो ग्रह हैं, पीछे जो ग्रह हैं, वो आप उनको जी करके, आप उनको देख करके आ गए हो, उनके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी। उनको तो आप पीछे मुड़ करके हल्के से मुस्कुराओगे, काम हो जाएगा। जो आगे है आपके, उनको खुश करना है। अच्छा, ये कैसे देखेंगे? जब हम एक एक ड्राइंग बनाएंगे, उसमें देखेंगे, हम 1 5 9 का ट्रेंड बना रहे हैं। जैसे यहाँ पर बात क्या होती है, यहाँ पर बात होती है कि भाई आप अपना प्रोफेशन बताओ, आप अपना प्रोफेशन देखो। तो आप क्या करोगे? जहां पर शनि आपका बैठा है, वो जिस राशि में बैठा है, वहां से ट्रेंड बनाओ। उसके आगे पीछे कौन है, उनको देखो। उसके सामने कौन है, उनको देखो। और फिर आप बताओ कि शनि के पीछे कौन है, शनि के आगे कौन है। ये तो मैंने बताया भाव के हिसाब से। इससे और आगे चलेंगे, जब हम शनि की भी डिग्री लिखेंगे, शनि के पास में जो है उसकी भी डिग्री लिखेंगे, शनि से जो आगे है उसकी भी डिग्री लिखेंगे, शनि के जो पीछे है उसकी भी डिग्री लिखेंगे, शनि से जो 5वें है उसकी डिग्री लिखेंगे, शनि से जो 9वें है उसकी डिग्री लिखेंगे। इस तरह से हम डिग्रियां लिखेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि सबसे कम डिग्री किसकी है, सबसे अधिक डिग्री किसकी है। फिर वहां से एक मैचिंग अलग होगी, वो मैं आपको चार्ट से बताऊंगा अलग से, क्योंकि वो बोल करके नहीं समझाया जा सकता। लेकिन आज मैं जो बातें आपको समझा रहा हूं, वो आप अपने चार्ट में फील करो। आपके पास अपना चार्ट खुला हुआ है, आप देखो कि किस तरह के ट्राइन बन सकते हैं। अगर मैं आपके प्रोफेशन की बात करूं कि आपके प्रोफेशन को आप कैसे देखोगे, तो आप अपनी जन्म कुंडली में वहां जाओ जहां पर शनि बैठा है। शनि के साथ कौन बैठा है, किस राशि में बैठा है, उससे पंचम कौन है, उससे नवम कौन है, उसके 12वें में कौन है, उसके आगे कौन है, उसके 7वें में कौन है। इन सबको उठाओ, सबको लिखो, डिग्री वाइज लिखो। उसके बाद आप देखो कि कौन पीछे रह गया, कौन आगे चला गया। जो पीछे रह गया वो आपका पास्ट है, उसको आपको पटाने की दरकार नहीं है।
उसके गुण आपके पास हैं, लेकिन जो आगे हैं, जिनकी डिग्री आगे है, उनको आपको संभालना है, उनके लिए आपको काम करना है, तभी आपका प्रोफेशन अच्छा बन सकता है। ये भृगु नंदी नाड़ी आपको इस ढंग से प्रेडिक्ट करती है। अगर आपको अपने पिता को देखना है, कैसे देखेंगे? आपको अपने पिता को देखना है आपकी जन्म कुंडली में, आप कैसे देखेंगे? सूर्य से। बिल्कुल, सूर्य से। आपकी जन्म कुंडली में जहां सूर्य महाराज बैठे हैं, बस उस घर को पकड़ो। वहां पर कौन बैठा है साथ में, उसको भी ले लो, आगे पीछे भी ले लो, पंचम नवम भी ले लो, सप्तम भी ले लो। ये सारी चीजें आप कैसे लोगे? पहले लोगे आप अपने घर में, उसके बाद में लोगे पंच का, उसके बाद में लोगे नवम का। 2-12 को अलग लिखोगे, 7 को अलग लिखोगे। इस तरह से फिर हम पूरे इनकी डिग्री मिलाएंगे। हमको जिनकी आवश्यकता है उनको रखेंगे। अगर हमारे 1, 5, 9 में नीचे से ऊपर की डिग्री आ जाती है तो हमको दूसरी लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सप्तम को लेंगे, क्योंकि सप्तम सीधा देख रहा है, उसका विशेष प्रभाव है। 3-11 को विशेष स्थितियों में ही लेते हैं, जब 1, 5, 9 में कोई ग्रह नहीं होते, 2-12 में नहीं होते, तो फिर अपना एक परिवार नीचे से ऊपर तक कौन है, अगर साथ में है तो उनको लिया जाता है। उनकी जो प्रभावी है स्थिति वो 25% ही होती है। नीलम जी, समझ में आ रही है बात? हाँ जी, समझ में। यहां पर क्या होता है, यहां पर आपको किसको देखना है? मां को देखना है, चंद्रमा को लो। चंद्रमा के साथ कौन बैठा है उसको लो। अब मून के साथ जुपिटर बैठ गया। देखो, मैं आपको बता रहा हूं, आप अपनी अपनी कुंडली में धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश करो। आपको प्लेनेट के एट्रीब्यूट ही लगाने हैं और इसमें कुछ नहीं है। आपने अपनी मां को देखा, मून, आपने देखा कि मून के पास जुपिटर बैठा है। पहला प्रेडिक्शन क्या हुआ? आपकी मां विजडम वाली है, ज्ञानी है, बुद्धिमान है, गुरु जैसी है, उपदेश दे सकती है, टीचर हो सकती है, प्रोफेसर हो सकती है। अगर सन बैठा है, गवर्नमेंट से संबंध हो सकता है, रोबीली हो सकती है, नेतृत्व करने वाली हो सकती है। मंगल बैठा है, भाई थोड़ी लड़ाकू भी हो सकती है, थोड़ी जिद्दी भी हो सकती है, थोड़ी एग्रेसिव वाली भी हो सकती है। इस ढंग से पकड़ना है आपको। केतु बैठा है, केतु बैठा है तो धार्मिक हो सकती है, केतु बैठा है तो उनको प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि मून और केतु। इस ढंग से आपको घरों के एट्रीब्यूट लेकर के अपने आप पकड़ना है। और आप जैसे जैसे घरों के एट्रीब्यूट को लेकर के देखोगे, एक नहीं कई प्रेडिक्शन बनेंगे, कई प्रेडिक्शन बनेंगे। उस आधार पर आपको तय करना होगा। अब सैटर्न आपने लिया, देखो समझो एक बार, चार्ट पर हम कल बात कर लेंगे, परसों बात कर लेंगे। आपने प्रोफेशन में सैटर्न को लिया, ठीक है। सैटर्न के बाद में समझ लो आ गया मरकरी, उसके बाद में आ गया शुक्र, आपकी डिग्री वाइज। तो क्या अर्थ हुआ इसका? आपने प्रोफेशन में जब घुसे, आप मरकरी, अब मरकरी में क्या है? मरकरी में एजुकेशन भी है, आप एजुकेशन का भी बिजनेस कर सकते हैं। मरकरी में कॉमर्स है, आप ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, कंसल्टेंसी भी है। मरकरी में कंसल्टेंसी है, स्पीकिंग है ना, कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन है। मरकरी में कंसल्टेंसी वैसी नहीं है, कम्युनिकेशन है, तो आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। अब क्या है, मरकरी के आगे चले तो शुक्र मिल गया। शुक्र मिलते ही आप कहोगे भाई साहब, आप जिस प्रोफेशन में चले हो, आपको शुक्र देखते ही आप बोल दोगे आपको धन का लाभ हो गया, उस प्रोफेशन में आपने पैसा कमाया। शुक्र के आगे मून मिल गया, अब आप क्या बोलोगे कि भाई साहब स्थान परिवर्तन हुआ आपका, क्योंकि मून किसका कारक है? मून चेंज का कारक है। मून किसका कारक है? मून लॉस का भी कारक है।
मून ट्रेवलिंग का भी कारक है। आप ये भी कह सकते हो आपने अपना कोई स्थान चेंज किया, आपने कोई बिजनेस चेंज किया, आपके बिजनेस में ट्रेवलिंग जुड़ी, या फिर आपको लॉस हुआ। वो कहेगा कि हाँ मुझे लॉस हुआ, वो कहेगा कि हाँ मेरा मेरा व्यवसाय में बदलाव करना पड़ा, मुझे स्थान में बदलाव करना पड़ेगा। तो जो ग्रह जैसे आगे आगे जा रहा है वो परिणाम आगे 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 दिखता जाएगा। शुक्र आ गया, धन आ गया। मून आ गया, भाई चेंज हो गया, आपका स्थान चेंज हुआ, आपका बिजनेस चेंज हुआ, आपको नुकसान भी हुआ है। केतु आ गया, आप जो कुछ कर रहे थे बंद होने की स्थिति आ गई, आपको वहां पर ऑब्स्ट्रक्शंस बड़े सहन करने पड़े हैं। राहु आ गया, आपने काम का एक्सपेंशन किया, आपने काम को बढ़ा दिया, काम आगे बढ़ गया आपका। इस ढंग से ग्रहों के एट्रीब्यूट लेकर के आपको अपनी बात कहनी है। भृगु नंदी नाड़ी में कोई हाथी घोड़ा नहीं है, दिमाग का खेल है। सूत्रों को पकड़ना है, सूत्रों को समझना है और अप्लाई करना है बड़े आराम से। इसमें देखिए, मैंने जब ग्रहों के एट्रीब्यूट लिखवाए थे तो मैंने रिश्ते भी लिखाए थे और मैंने निर्जीव चीजें भी लिखवाई थी। रिश्ते अपन को इसलिए ध्यान में रखने हैं कि भैया जब सूर्य को देख रहे हैं तो पिता को भी देख रहे हैं, सूर्य को देख रहे हैं तो पुत्र को भी देख रहे हैं। अगर आपको याद हो, फॉरेन ट्रेवल वाले में जब सूर्य का जिक्र आया था, सूर्य, मून, राहु, विदेश यात्रा किसकी? नेटिव की नहीं। सन किसका कारक है? पिता का कारक है। तो हमने कहा था वहां पे नेटिव के पिता की विदेश यात्रा। हमने ये भी कहा था कि नेटिव के बेटे की विदेश यात्रा, क्योंकि भृगु नंदी नाड़ी में सन पिता भी है और सन बेटा भी है। तो नेटिव की बात नहीं हुई, वहां पिता और पुत्र की बात हुई। जब मंगल की बात आई तो किसकी बात हुई? जब मंगल की बात आई, मेल कुंडली में किसकी बात होगी बताओ? हाँ, ब्रदर। हाँ, एक ही। वेरी गुड, बिल्कुल सही। छोटे भाई की बात होगी। फीमेल कुंडली होगी तो हस्बैंड की भी बात होगी, है ना। मेल कुंडली होगी तो भाई की बात होगी, फीमेल कुंडली होगी तो हस्बैंड की भी बात होगी। तो एक हमको रखना है रिश्ते वाला, लाइफ वाली बात, और दूसरी रखनी है निर्जीव बात। कि हम जब भी किसी की बात करेंगे, मरकरी की बात करेंगे तो यंगर ब्रदर सिस्टर हो जाएंगे, मैटरनल अंकल हो जाएंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो जाएगी। शनि की बात करेंगे तो प्रोफेशन के साथ। शनि किसका कारक है? रिश्तों में। किस रिश्ते को देखेंगे शनि से? बड़े भाई को। बड़े भाई को। तो जब हम लाइफ वाले रिश्ते की बात करेंगे, अगर कुंडली में बात आ जाए कि इस कुंडली में इसके बड़े भाई की स्थिति क्या है, तो आपको शनि को पकड़ना पड़ेगा। शनि के साथ जो ग्रह बैठे हैं, शनि के आगे पीछे बैठे हैं, शनि के ट्राइन में बैठे हैं, उनकी लिस्ट बनानी पड़ेगी। पत्नी की बात आ जाए तो वेनस को पकड़ना पड़ेगा। फीमेल कुंडली में खुद की बात आ जाए तो वेनस को पकड़ना पड़ेगा। फीमेल कुंडली में पति की बात आ जाए तो मंगल को पकड़ना पड़ेगा। दादा की बात आ जाए तो राहु को पकड़ना पड़ेगा। नाना की बात आ जाए तो केतु को पकड़ना पड़ेगा। अब बताइए, इसमें कोई ऐसी बात है जो आपकी समझ में नहीं आ रही? नहीं, सब ठीक है। क्योंकि जो हमने पहले प्लेनेट लिखाए हैं आपको, कारक तत्व लिखाए हैं, उसमें हर एक बात की चर्चा की है। सूत्रों को पकड़ना है, सूत्रों को समझना है और चार्ट पर धीरे धीरे अप्लाई करना है। ये 2 दिन 5 दिन 10 दिन का खेल नहीं है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे हम उतना ही आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यहां पर तो ऐसी चीजें हैं कि कुंडली में सिर्फ 2-3 प्लेनेट देख करके भी ऐसे प्रेडिक्शन आरजी राव साहब के किए हुए हैं जो चमत्कार कर देते हैं। आपको 2-3 चीजें और समझनी है। मैंने परिवर्तन योग की बात बताई थी। आपको राशियां
किस राशि में कौन सा ग्रह उच्च का है, नीच का है, उसकी खुद की राशि है, ये जब तक आप नहीं समझोगे तब गच्चा खा जाओगे। अगर किसी कुंडली में 4 नंबर पर लिखिए मंगल, 8 नंबर पर लिखिए मून, अब इसका क्या अर्थ हुआ? में है, टाइम में है या नहीं है? ये 4 नंबर में मंगल, 8 नंबर में चंद्रमा। सर है और 8 हुआ है ना, हाँ जी टाइम में है ना। हाँ जी। इसमें क्या हुआ? इसमें मंगल को आप कैसा देख रहे हैं और मून को कैसा देख रहे हैं? मंगल कर्क राशि में है, 4 नंबर की राशि नीच है ना? है। बिल्कुल। और चंद्रमा 8 वो भी नंबर की नीच का राशि है। नीच का है। वृश्चिक में नीच का, हाँ। अब आप देखिए, जब आप ट्राइन में बात करोगे ना, तो ये जब दोनों ग्रह ढंग से बैठ गए तो इनका निश्चित्व भंग हो जाता है। एक दूसरे की राशि में बैठे हैं दोनों ग्रह, इसे कहते हैं परिवर्तन योग। वैसे नीच के होने से हो गए वीक, लेकिन अब यहां पर इनकी जो कमजोरी है उस कमजोरी में कमी आ गई। अब वो उतने कमजोर नहीं रहे, अब वे अपने फल दिखाने में काफी हद तक सक्षम रहे हैं। परिवर्तन योग, इसको समझने के लिए आपको जितने ग्रह हैं वो कहां किस राशि में नीच के हैं, किस राशि में ये उनकी खुद की राशि है, किस में उच्च के हैं, ये आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इस ढंग से हमको बहुत कुछ समझना पड़ेगा। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, थोड़ा सा माइंड खुला रखना पड़ेगा, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, बार बार चार्ट देखने पड़ेंगे और अपने हिसाब से प्रिडिक्शन सोचना पड़ेगा कि इसका ये प्रिडिक्शन भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है, और उन्हीं में से उस व्यक्ति के जीवन में घटनाएं हो रही होगी। क्योंकि बार बार ये बात कह रहा हूं कि ये सूत्र ऋषियों के बनाए हुए हैं और वो ऋषि अतीन्द्रिय ज्ञान क्षमता के धनी थे, तो उनके पास सब कुछ था। तो उन्होंने जो सूत्र लिखे हैं वो सूत्र हर काल में अप्लाई होंगे, भले ही स्थान काल पात्र की बात आ जाए, उम्र में थोड़ी फर्क पड़ जाए, लेकिन सूत्र तो सूत्र ही है, चमत्कारिक सूत्र हैं। यहां तक बातें आपको समझ में आई नहीं आई? क्योंकि हाथी घोड़ा नहीं, हाथी घोड़ा नहीं है बोल रहे हो, पर ये रॉकेट साइंस है। रॉकेट साइंस तो समझना आसान है ना। अभी आप ऑनलाइन के दौर में हो, राहु काल के दौर में हो, तो रॉकेट साइंस तो समझ ही जाओगे। हाथी घोड़े वाली बात हो सकता है अभी आपके समझ में ना आए, ये समझ में आ जाएगी, चिंता वाली बात नहीं है, ये समझ में आ जाएगी। अच्छा, मैंने आपको इतने सूत्र लिखाए थे, वो सूत्र आपने वापस पढ़े? हाँ, उसको थोड़ा आधा फेर बनाए हैं और आधा रह गया है। आज मैंने करे थे सर। एक चीज, चीजें, हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सर एक चीज पूछनी थी। जैसे आपने ये बोला था कि हमारी जो बिल्कुल अंधी नाड़ी है जुपिटर से मतलब स्टार्ट होती है ना, जहाँ कहीं भी घर बैठ, किसी भी घर में कोई कहीं भी ग्रह बैठा हो, तो जहाँ पे जुपिटर होगा वहां से शुरू होगी। जहां से जुपिटर होगा, जहां से जुपिटर होगा कुंडली, मतलब कहने का मतलब क्या है, जुपिटर के पीछे जो ग्रह हैं वो आपका पास्ट है, जुपिटर के आगे जो है वो आपको जीवन में आगे बढ़ना है।
उसको आपको जीना है। तो मतलब सर जहाँ पे जिस घर में जुपिटर बैठा वो वहीं बैठा रहेगा ना, उसको हम चेंज तो नहीं कर सकते ना उस पे। बेटा क्यों रहेगा, वो तो चलेगा ही हर 12 साल। फिर प्रोग्रेशन हम किस बात का किए हैं? हमने जो प्रोग्रेशन किया 12-12 साल जुपिटर को चलाया, एक एक साल जो जुपिटर को चलाया, एक एक महीना जो जुपिटर को चलाया, वो किस लिए चलाया? फिर आपने क्या किया? आप तो बोल रहे थे मैं जुपिटर को चलाना सीख गई। सर मैं आज वही प्रैक्टिस कर रही थी सुबह, वही क्वेश्चन मेरे में था। आप ये जुपिटर जो है मतलब कि फार्मूला तो यही, जहाँ से जुपिटर शुरू होता है वहीं से कुंडली का वो स्टार्ट होती है। मैं कह रहा हूँ फार्मूला ये है, जुपिटर जीव कारक है, ठीक है ना? हाँ। जुपिटर हम सेल्फ हैं। पुरुषों के लिए तो पूरा ही जुपिटर जीव कारक है, महिलाओं के लिए शुक्र है, लेकिन फिर भी जुपिटर के पास ऑक्सीजन है, जीव जुपिटर ही है, ठीक है ना? शुक्र महिला का प्रतिनिधित्व करता है, आप इसको ये समझिएगा। क्योंकि जब हम प्रोग्रेशन करते हैं तो हम जुपिटर का ही प्रोग्रेशन ले रहे हैं, शनि का ले रहे हैं, राहु केतु का ले रहे हैं, हम शुक्र का प्रोग्रेशन नहीं ले रहे। हालांकि हमारे जितने भी ग्रह हैं सभी ग्रह चल रहे हैं। अगर सभी ग्रह नहीं चलते तो आज ट्रांजिट हम क्यों देखते? हम आज का देखें, कल का देखें, हमेशा ग्रह चल रहे हैं, तो फिर हमारे वाले भी तो चल रहे हैं। इसीलिए हमने इनका प्रोग्रेशन किया है। तो कि आप सर जैसे लगन में मान लो कोई भी ग्रह बैठा है, सोच करो, तो मतलब कि उसके वो जब हम गिनती करेंगे उसकी, जब हम गिनती करेंगे, जैसे मतलब कि मान लो 1 2 3 4 घर 5 घर, तो उस घर से लेना है या उसका नेक्स्ट एक का माना जाएगा? आपको 1 2 में नहीं जाना है। अभी आपके लगन में कोई भी ग्रह बैठा हो, कोई ग्रह आपका बैठा है, किसी राशि में बैठा है, उससे पंचम में कोई बैठा है, नवम में कोई बैठा है, आपको ट्राइन बनाना है। जो ग्रह जहां बैठे हैं उसके आधार पर हमको ट्राइन बनाने हैं। जैसे आपका मंगल बैठा है तो आपको मंगल के बारे में जानना है ना, कि मेरा छोटा भाई या मेरा पति, तो वो मंगल बताएगा, मंगल के साथ वाले ग्रह बताएंगे। देखिए वैदिक ज्योतिष में यह था कि सप्तम भाव पति का, सप्तम भाव लाइफ पार्टनर का। भृगु नंदी नाड़ी में यहाँ ये पद्धति नहीं है। भृगु नंदी नाड़ी में सिर्फ एक बात है कि अगर पुरुष के लिए उसकी पत्नी देखनी है तो शुक्र को देख लो, महिला के लिए अगर पति देखना है तो मंगल से देख लो। वो मंगल आपका कहीं बैठा हो, चाहे 12वें भाव में ही बैठा हो, आपका पति वहीं से है, सप्तम भाव से नहीं है, भृगु नंदी नाड़ी में, है ना? तो हमको क्या करने हैं, ग्रहों के कारक तत्व पकड़ने हैं। अगर हमको पिता को देखना है तो सूर्य से चलना है, अगर हमको बेटे को देखना है तो सूर्य से चलना है, अगर हमको भाई को देखना है तो मंगल से चलना है, अगर हमको पति को देखना है तो मंगल से चलना है, अगर हमको खुद को देखना है तो जुपिटर से चलना है, और महिलाओं में उनको शुक्र से चलना है। जुपिटर जीव कारक है, ये सही है, लेकिन शुक्र महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व करता है। अगर हमको संपत्ति देखनी है, धन देखना है, तो हमको शुक्र से देखना है। अगर हमको शिक्षा देखनी है तो बुध से देखनी है, अगर हमको यंगर ब्रदर सिस्टर देखने हैं तो बुध से देखने हैं, अगर हमको फ्रेंड्स देखने हैं तो बुध से देखने हैं। कोई ये कारक तत्व जो मैंने जब प्लेनेट के बारे में चर्चा की थी, मैंने आपको लिखाए थे, अच्छे से लिखाए थे, वीडियो आपके पास है, उनको एक बार अच्छे से समझो। संजय जी और एक चीज पूछना, और एक बोलिए। मैं पूछ रही थी, जब आपका रेट्रोग्रेड होगा कोई भी ग्रह, तो उसको आप पीछे की तरफ से चलाओगे ना? रेट्रोग्रेड प्लेनेट, देखो 2 बातें हैं इसमें। रेट्रोग्रेड प्लेनेट जिस घर में है उसमें भी 50% असर देगा, और 50% असर पीछे वाले का भी देगा। रेट्रोग्रेड की हम 2 तरह से ये टाइम बनाएंगे। कोई भी ग्रह रेट्रोग्रेड होगा ना, उसको हम एक बार पीछे वाले में भी रखेंगे। वो जीवन के एक काल में
रेट्रोग्रेड प्लेनेट है, फिर पीछे वाले घर का इफेक्ट देने लग जाएगा। फिर हम उसको पीछे से भी जोड़ेंगे। जैसे कोई ग्रह 7वें भाव में रेट्रोग्रेड है, अभी तक तो हम 3, 7, 11 ले रहे थे ना, 3, 7, 11 की ट्राइन बनी। लेकिन जब वो रेट्रोग्रेड हुआ तो कहां गया? 6ठे भाव में गया। तब हम 2, 6, 10 वाले में भी उसको देखेंगे। रेट्रोग्रेड प्लेनेट कई बार कमाल करते हैं। कमाल क्या करते हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि किसी की शादी हो ही नहीं रही, लेकिन वो रेट्रोग्रेड हो जाता है तो वो पंचम भाव से उसको देख लेता है, वो पंचम की उसकी ट्राइन में आ जाता है, तो उसकी शादी करवा देता है। तो रेट्रोग्रेड प्लेनेट का इफेक्ट यहाँ बहुत है। आपको पीछे भी लेना है। जैसे आपका शायद शनि वक्री है ना? शनि वक्री है, बृहस्पति भी वक्री है, मैंने दोनों तो है। आप क्या करोगे? आपका शनि लगन में बैठा है, तो पहले तो आप लगन से लोगे। हाँ। लगन में जो भी आपकी राशि है, 9 नंबर, 10 नंबर, वहां से लोगे। और उसके बाद में शनि को आप पीछे से भी लोगे, पीछे का भी वो इफेक्ट देगा। और अब जो शनि आपको इफेक्ट दे रहा है वो पीछे का ही दे रहा है, आगे वाले का इफेक्ट उसने दे दिया। और पीछे भी रेट्रोग्रेड अगर रहे तो, ग्रह बैठे रहे तो वो जो रेट्रोग्रेड पीछे रहेगा। अब देखो, इसकी एक बड़ी बात है कि जो ग्रह रेट्रोग्रेड होता है, अब शनि आपका रेट्रोग्रेड हुआ, अब पीछे उसके में भी पीछे बृहस्पति भी रेट्रोग्रेड है। मेरी बात सुनो, वो पीछे में थोड़ी है, बृहस्पति आगे आपका में। दूसरे, हाँ, दूसरे भाव में। मैं शनि के पीछे की बात कर रहा हूं। शनि के पीछे अगर शनि का मित्र हो तो शनि हो गया बल्ले बल्ले। शनि के पीछे अगर शनि का शत्रु हो तो फिर ये शनि बैंड बजा देगा। अब आपका जुपिटर जहां वक्रीय हुआ है, जुपिटर के पीछे अगर जुपिटर का दोस्त हो, सूर्य हो, चंद्र हो, मंगल हो, ये दोस्त है, तो ये अगर हुए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर राहु हो गया तो दिक्कत है, शुक्र हो गया तो दिक्कत है। लग्जरी में दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो हमको ये भी देखना है कि जो ग्रह वक्रीय हो रहा है उसके पीछे कौन है। जैसे शनि वक्रीय हुआ, पीछे मंगल है, तो हो गया बवाल, लड़ाई झगड़े तैयार। और अगर राहु है तो शनि राहु के बीच में दोस्ती है, शुक्र है शनि शुक्र के बीच में दोस्ती है, तो बल्ले बल्ले है। तो ये चीज भी देखनी है कि ये फ्रेंड से मिल रहा है या एनिमी से मिल रहा है। एनिमी से मिल रहा है तो इसका मतलब ये खराब इफेक्ट देगा। फ्रेंड से मिल रहा है तो इसका वक्रीय होना भी हमारे लिए वरदान हो गया। ठीक है ना? पीछे देखना है आपको कि जो ग्रह वक्रीय हो रहा है उसके पीछे कौन है, फ्रेंड है या एनिमी है। अगर फ्रेंड है तो अच्छा, एनिमी है तो खराब। और कोई सवाल? लगातार जैसे इनकी कुंडली में भी देख रही थी, लगातार 2-3 ग्रह वक्रीय हो तो, जैसे नंबर 1, 2, 3 तीनों में ही वक्रीय ही है। इनमें पूछने जा रही थी, क्या वक्रीय है? जैसे 9 नंबर। हाँ, 9, बोलिए, आप बोलिए। अच्छा, 9 में जैसे इनका शनि है वो वक्रीय है, फिर 10 में इनका जुपिटर है वो भी वक्रीय है, और 11 में केतु, ऑब्वियसली वो तो वक्रीय है ही। केतु वक्री है। ये देखो, 9 नंबर में शनि वक्री है। शनि किसका फल देगा? 9 का देगा और 8 का देगा। अब देखो, 9 नंबर तो धनु राशि है, ये जुपिटर की राशि है। यहां पर शनि अच्छा ही इफेक्ट देगा, लेकिन बाद की राशि किसकी है? मंगल की राशि है। मंगल की राशि है। अब मंगल यहां पर तय करेगा, वहां पर कोई ग्रह बैठा है, उसकी ट्राइन में कौन बैठा है, 4-8 वाले की ट्राइन में कौन है, ये वो तय करेंगे। अब इसी तरह से जुपिटर इनके 10वीं राशि में वक्री है, तो जुपिटर 10वीं राशि में नीच का, तो इसका मतलब वो कमजोर हो गया। लेकिन ये देखो, जुपिटर वक्रीय होकर के बाद में फल देगा धनु राशि का, तो वहां पर वो जुपिटर अच्छा हो गया, अपनी राशि है, बहुत कंफर्ट स्थिति में आ गया। तो यहाँ पर जब 1, 5, 9 की ट्राइन बनेगी तो जुपिटर का जो फल मिलेगा वो अच्छा मिलेगा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ये जुपिटर देगा।
लेकिन शनि जो वक्री वहां है, मंगल की राशि में हुआ है, तो लड़ाई झगड़े मुकदमे कर्जे वो शनि देखा। ठीक है ना? इस ढंग से देखना। इसके पीछे कौन ग्रह, अब जुपिटर के पीछे कौन था? शनि था। जुपिटर के पीछे कौन था? शनि था। ये कॉम्बिनेशन खराब नहीं है, ये कर्मवीर का कॉम्बिनेशन है कि आदमी कर्म करता है, आदमी को कर्मठ बनाता है, आदमी को कर्म के क्षेत्र में लगाता है। तो शनि जुपिटर का कॉम्बिनेशन खराब नहीं है, अच्छा है। लेकिन शनि वक्री हुआ है, वहां पर कौन बैठा है? राशि तो मंगल की है, तो पहली नजर में तो राशि के हिसाब से तो माइनस, लेकिन वहां पर कौन बैठा है और 4, 8, 12 के ट्राइन में कौन बैठे हैं, ये वो तय करेंगे। ठीक है ना? हाँ जी। इस ढंग से थोड़ा सा इसको डेप्थ में अपने आप लीजिए। देखिए, मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी है। कल परसों एक बार हम चार्ट में भी बात करेंगे, बना करके देखने की कोशिश करेंगे। आप लोगों की कुंडली ले लेंगे, उसी में बनाएंगे कि किस तरह से डिग्रियों से अपन कर सकते हैं, किस ढंग से बात कर सकते हैं। लेकिन जो प्रेडिक्शन है, वो प्रेडिक्शन मेरे एक दिन 2 बार बताने से नहीं आएगा। प्रेडिक्शन आपको तब आएगा जब आप एक एक प्लेनेट के एट्रीब्यूट को अपने अंदर ले लोगे, आपके अपने आप आ जाएगा। यहाँ शनि बैठा है, यहाँ ये हो सकता है, यहाँ शनि बैठा है, शनि मंगल बैठा है, अरे भाई साहब आपके तो झगड़े हो सकते हैं। अब झगड़े किससे? आपके मजदूरों से झगड़े हो सकते हैं। झगड़े किससे? आपके डिफेंस वालों से झगड़े हो सकते हैं, जो गार्ड वगैरह होते हैं उनसे झगड़े हो सकते हैं। झगड़े किससे? मंगल जमीन भी है, आपके जमीन वालों से झगड़े हो सकते हैं, ये चीजें। लेकिन आगे शुक्र आ गया तो भाई साहब आपको तो लाभ होगा, ये तो पैसा देने वाला ही हो गया। शुक्र जहां दिख जाए वहां पैसा है, वहां लग्जरी है, वहां कंफर्ट है। मंगल जहां दिख जाए वहां एग्रेशन है, वहां लड़ाई है। मंगल में ताकत है मॉडिफाई करने की। मंगल और चंद्रमा मॉडिफाई करने वाले ग्रह हैं। राहु और केतु डेस्टिनी ब्रेकर ग्रह हैं। बाकी के जो है ग्रह हैं, बृहस्पति, शुक्र, बुध, ये अच्छे ग्रह हैं, ये खराब नहीं करते। ये जब फ्रेंड के साथ जुड़ते हैं तो अच्छा ही करते हैं। लेकिन जब राहु केतु के प्रभाव में आ जाते हैं, बुध मंगल के प्रभाव में आ जाता है, तो बात बिगड़ती है। आई बात समझ में? नीलम जी आ गए। आज का ये सुनने के बाद क्या आपके मन में इच्छा होगी कि अपने चार्ट को थोड़ा सा देखें, अपने परिवार के चार्ट को देखें? मैं तो अपने चार्ट को लेके कर रही हूँ, अपनी चार्ट को लेके कर रही हूँ, अपनी चार्ट को लेके कर रही हूँ। क्या आपके मन में इच्छा होगी कि डिग्री वाइज मैं ट्राइन बनाऊं, डिग्री वाइज एक एक ग्रह को लिखूं, 1, 5, 9 में कौन बैठे हैं, डिग्री कितनी है, नीचे से ऊपर तक जाना है तो नीचे से पहले किसको लेना है, धीरे धीरे आगे किसको बढ़ाना है? ये मन में आई बात? आ गई सर, आ रही है। और किसी की आए ना आए, अपनी तो कुंडली ध्यान में आ जाती है। मैं तो सबका खोल के बैठी हूँ। क्या समझ में आ रही है बात? हाँ समझ में आ रही है, मैं भी खोल के बैठी तो हूँ कुंडली अपनी। ट्राई करनी, गलतियां भी हो सकती है, कोई गलतियां होनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप थोड़ा समझ लो। हाँ जी। को ट्राइन बनाने हैं 1, 5, 9 का, 2, 6, 10 का, 3, 7, 11 का, 4, 8, 12 का, डिग्री वाइज लिखना है। जो ग्रह है उसके आगे और पीछे वाले को लिखना है, सप्तम को लिखना है। 3, 11 को अभी आप मत लिखो, आप अभी उतनी दूर मत जाओ, या पहले आप 2, 12 भी चाहे मत लिखो, आप एक बार 1, 5, 9 को अच्छे से लिखो। एक बार 1, 5, 9 की ट्राई करो, फिर जब आप लिखो तो 2, 12 को भी लिखो, फिर 7 को भी लिखो। इस ढंग से आप डिग्री बना करके अपने आप मन में सोचो और अपनी अपनी कुंडली में देखने की कोशिश करो कि मेरा प्रोफेशन क्या था, मैं यहाँ तक कैसे आई, आगे ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। अपना जवाब आपसे लेने की कोशिश करो, तब आपके मन में कॉन्फिडेंस आएगा और आपके मन में इस भृगुनंदी नारी के प्रति एक मन में आस्था है। सवाल है तो बताओ। एक डाउट, सपोज 159 में 159 में मतलब आपका 1 में आ गया आपका शनि, 5 में कोई नहीं है, और 9 में आ गया आपका राहु और शुक्र। तो राहु इनका फैमिली का हो गया। अब आप क्या लिखोगे? 159
सैटर्न, राहु और शुक्र। शुक्र। जी ठीक है, सैटर्न की डिग्री, राहु की डिग्री, शुक्र की डिग्री। किसकी? सैटर्न की कितनी डिग्री है? 29.5 29.55। राहु की कितनी है? राहु की है 2। शुक्र की कितनी है? शुक्र की मैंने देखा नहीं है। आपकी तो कुंडली 4 सामने है। हाँ, देखती हूँ। तो मतलब राहु क्या इनको इनके दोस्त होंगे ना, क्या होंगे? नहीं, देखो डिग्री वाइज राहु 2 डिग्री हुआ ना, तो वैसे हाँ, देखा जाए तो राहु की डिग्री कम। ओके। शनि की सबसे ज्यादा, तो राहु को तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हम कहां से शुरू करते हैं? हम नीचे की डिग्री से शुरू कर रहे हैं। शुक्र की भी 3 है। शुक्र की भी 3 है। शुक्र की भी 3 है। तो राहु चला है शुक्र से। अब देखो, आपके प्रोफेशन में क्या काम था? आपके प्रोफेशन में गाड़ियों का काम था जी। राहु शुक्र क्या है? लग्जरी गाड़ियां हैं जी। एलन मस्क की कुंडली में भी राहु शुक्र है। राहु शुक्र व्हील है। राहु क्या है? पहिया। राहु व्हील है। राहु शुक्र लग्जरी गाड़ियां, अच्छी गाड़ियां। अब राहु की 2 डिग्री, शुक्र की 3 डिग्री। तो शुरुआत में पैसा आगे जुड़ गया शनि। लेकिन इसमें क्या था? राहु शुक्र तो है, लेकिन जब हम शनि को देखेंगे तो शनि की तो पीछे रह गए शुक्र राहु। भाई शुक्र क्या है? शुक्र पैसा भी है, शुक्र आपके कार्य में परफेक्शन भी है। तो इसका मतलब क्या था कि जिसकी कुंडली है उसके कार्य में परफेक्शन रहता है। जिसकी कुंडली है वो राहु, वो सीबीआई टाइप की है, जासूसी करने वाली है, अंदर की खोज खबर लेने वाली है, सिक्रेटिव रखने वाली है। राहु क्या है? राहु सिक्रेटिव है। राहु एक्सपेंशन करने वाला है। राहु बहुत बड़े सपने देखने वाला है। देखो, एक चीज नहीं जुड़ेगी, आपको बहुत सारी चीजें जोड़नी पड़ेगी। बहुत सारी चीजों में से आपको वो मसाला निकलेगा। आपको सारे एट्रीब्यूट जोड़ने पड़ेंगे कि राहु क्या कहता है, शुक्र क्या कहता है, और उसके बाद में शनि मिलता है। राहु शुक्र शनि मिलता है। अब शनि कर्म का मालिक है, लेकिन अब शनि के सामने कोई है चवंत भाव में? नहीं, खाली है। 2, 6, 10 में कौन है? 2, 6, 10 में कौन है? 2 में बृहस्पति और चंद्रमा। और 6 खाली है, 7 खाली है। 10 में? 10 में आपका मंगल, सूर्य और बुध गया ना? मंगल, सूर्य और बुध। 1, 5, 9 के सामने कौन आएगा? 3, 7, 11 आएगा। 1, 5, 9 के सामने कौन आएगा? 3, 7, 11। तो आपके 3, 7, 11 में कौन है? इनमें केतु है और 11 खाली है। 7 खाली है। 7 भी खाली है ना जी। तो जब हमने राहु को ले लिया तो हमें केतु नहीं देखना है। जब राहु हमारे साथ में जुड़ गया तो फिर केतु का मतलब नहीं है। ओके। तो सामने वाले ग्रह फल देंगे। इसके पीछे कौन हुआ? 4, 8, 12। और इसके आगे कौन हुआ? 2, 6, 10। मैंने आपको एक चार्ट बनाया था ना, जिसमें मैंने लिखा था 4, 8, 12 ऊपर, 2, 6, 10 नीचे, फिर 1, 5, 9, 3, 7, 11। आप वैसे देखो ना, आप ऐसा चार्ट बनाओ। ओके। आगे पीछे आपको सारे ग्रह दिखेंगे। आपको खुद पता चलेगा कि किसका 50% प्रभाव है, किसका 75% प्रभाव है, किसका 25% प्रभाव है। जी जी जी। सर वो डायरेक्शन वाला चार्ट कह रहे हो ना? जी हाँ, डायरेक्शन वाला। अब इसमें क्या है? देखो नीलम जी, ये जो आपका सफर था, ये चीजें कब आ रही है? 1, 5, 9 में आ रही है ना जी। 4, 8, 12 से शुरू हुआ, 1, 5, 9। ये मोटा मोटी 25 से 50, 55 साल की बात हो सकती है। लेकिन उसके बाद में क्या आया? गुरु और चंद्रमा आया। जी। सूर्य, मंगल और बुध, ये चीजें आई क्या?
जी क्या जी, क्या आ गई? 5 हो अब गए। गुरु, अब देखो गुरु तो ज्ञान है, अब उसके बाद का सफर है। गुरु तो ज्ञान है, गुरु विजडम है ना? गुरु पद प्रतिष्ठा है, लेकिन चंद्रमा ने क्या किया? चंद्रमा लोस है, ओके। चंद्रमा बदलाव है, चंद्रमा अनफेम करता है, कहीं ब्लेम लगाता है, चंद्रमा ब्लेम का कारक है। लेकिन उसके बाद में कौन है? फिर सूर्य, फिर बुध, फिर मंगल। अब जी। सूर्य तो अच्छा हो गया, सूर्य तो प्रतिष्ठा का कारक हो गया, बुध बिजनेस का कारक हो गया, लेकिन मंगल सामने आ गया ना। अब बुध और मंगल को देखना पड़ेगा कि बुध और मंगल कितने आसपास है, क्योंकि बुध और मंगल दंगा करवा देते हैं, इनमें आपस में नहीं बनती। समझ गए बात को? जी जी जी। तो ये बिजनेस क्षेत्र में भी दंगा होता है, बदमाशी होती है, तकरार होती है, लड़ाई होती है, मुकदमेबाजी होती है। जी। मंगल कौन है? मंगल आपका पति है। तो आपका पति के साथ बुध जुड़ गया, पति आपके बिजनेसमैन, यहाँ चीज अच्छी हो गई। पति को देखना है तो वैसे देखना है, खुद को देखना है तो ऐसे देखना है। जी पति जी को देखोगे तो मंगल को उठाओगे, मंगल के साथ कौन कौन ग्रह हैं। बेटे को देखोगे तो सूर्य को उठाओगे कि इनके साथ कौन कौन ग्रह हैं। पिता को देखोगे तब भी सूर्य को उठाओगे। इस तरह से ग्रह को उठा उठा करके देखना है। यहाँ पर प्रेडिक्शन की जो स्टाइल ना वो एकदम अलग है। आपको जिसको जिसके बारे में आपको बोलना है, आप उसको उठाइए, उसके कारक तत्व को पकड़िए, उसके जीव तत्व को पकड़िए और उसके निर्जीव तत्व को पकड़िए। निर्जीव तत्व में क्या क्या चीजें हैं उसकी प्रेडिक्शन कर दीजिए। ओके। देखो सूर्य के बाद में क्या आया? मंगल बुध। सूर्य के बाद में है ना मंगल बुध। नहीं, एक साथ बैठे हैं। अरे भाई साथ में ही हो गए ना, सूर्य सूर्य मंगल बुध ऐसे हाँ एक ही घर में बैठे हैं। सूर्य मंगल बुध एक ट्राइन में हो गए। हाँ। सूर्य कौन है? आपका बेटा। देखो आप इसको पकड़ो, सूर्य कौन है? आपका बेटा। जी। मंगल बुध क्या है? आपका बेटा इंजीनियरिंग किया क्या? हाँ, टेक्निकल आ गया ना मंगल बुध इंजीनियर। अब आपके बेटे को पकड़ोगे तो सूर्य के साथ मंगल बुध, आपका बेटा इंजीनियर टेक्निकल क्षेत्र में। तो आपके बेटे के साथ मंगल बुध एडजस्ट हो गए, क्योंकि उसने वो चीज कर ली, उसने एनर्जी ले ली। बेटी क्या बुध होती है ना? क्या होती है बताओ आप? बेटी, बड़ी बेटी चंद्रमा, हाँ, छोटी बेटी, छोटी बेटी शुक्र, और एक ही बेटी हो तो वो चंद्रमा ही होगी। ओके। तो उसको कैसे देखेंगे? जो एक ही बेटी होगी तो शुक्र को लोगे, शुक्र को लोगे, बड़ी होने से चंद्रमा होगा। अच्छा, इसको कैसे लेंगे? वो जो डॉक्टर बनी है तो उसको कैसे पकड़ेंगे? उसको पकड़ा जाएगा, आराम से पकड़ो। कैसे? मंगल के मून साथ? क्या है? नहीं नहीं नहीं, आप आपका ये आपके यहाँ क्या क्या जुड़ रहा है? शुक्र जुड़ा हुआ है ना आपके इसी ट्राइन में, शुक्र हाँ। भी तो है ना आपके से। हाँ हाँ, शनि के साथ। शुक्र, इसके बाद में शुक्र के शनि के अगले भाव में आपका गुरु चंद्रमा ये आया है ना 2-6-10 में। हाँ चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मेडिकल है, हाँ चंद्रमा फूड आर्टिकल है, चंद्रमा लिक्विड आर्टिकल है। इसमें जब आप आगे जाते हो तो सूर्य भी आ गया ना। सूर्य क्या है? सूर्य मेडिकल का कारक है। और सबसे बड़ा कारक आ गया मंगल। इसी टाइम में मंगल आया नहीं आया? हाँ, इसीलिए वो सर्जन है। हाँ तो ये आपको जब एक एक चीज बनाओगे ना तो आपको उठाना पड़ेगा शुक्र। शुक्र उठा करके शुक्र के सामने कौन कौन है, शुक्र के अंदर कौन कौन है, शुक्र के सामने आपको वो वहां पर वो संकेत मिल जाएंगे। ओके। तो 2, 6, 10 देखने से वो उसमें आ गया। ओके। 6-10 आप इसलिए देखोगे कि अगला घर हम देखते हैं ना 50% फल देगा, हमने बोला था ना 2-12 50%। ओके तो 50% फल आपको इनके मिल गए। ओके ओके। और दूसरी बात, जब आप शुक्र को देखोगे
शुक्र को देखोगे तो वैसे हम केतु को नहीं देख रहे हैं क्योंकि हमने राहु को यहाँ ले लिया है, लेकिन केतु Okay. तो अपने आप में ही सर्जन है, डॉक्टर है। केतु तो कट का कारक है जो उसके Okay. बिल्कुल सामने बैठा है। हाँ 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 अब समझ में आई नहीं यही बातें? हाँ, आप समझ में आ रही है। अब कुंडली खुलेगी, ग्रह खुलेंगे, ग्रह बोलना स्टार्ट करेंगे खुद, और जितनी हम मेहनत करेंगे ना हम उतना ही अधिक समझेंगे। हमको रेट्रोगेट में भी 2, 6, 10 ऐसे लेंगे। रेट्रोग्रेड में उसको लेंगे नहीं, रेट्रोग्रेड में अगर शनि आपका रेट्रोग्रेड हुआ 8 नंबर में, 9 से 8 में आया तो 4, 8, 12 लेना पड़ेगा आपको। शनि को देखने के लिए आपको 4, 8, 12 भी लेना पड़ेगा। ओके। देखने के लिए बृहस्पति को देखने के लिए आप एक बार तो 10 से देखोगे, एक बार आप 9 से भी देखोगे। जब 9 से देखोगे बृहस्पति जुड़ गया आपके राहु के साथ भी जुड़ गया, आपके शुक्र के साथ भी जुड़ गया। जी जी जी, पूरा साइंस है नहीं? एकदम अलग तरह की ये टेक्निक है। जी जी जी। है तो वैसे कॉम्प्लिकेटेड है। क्या हुआ? मैं क्या वैसे कॉम्प्लिकेटेड तो है, सीखने में थोड़ा दिक्कत तो आ ही रही है। सीखने में देखो सुनीता जी, एक बात बताऊं, जिसको सीखना है ना, देखो नीलम जी 5 मिनट पहले नॉक कर देती है, अर्चना जी 5 मिनट पहले नॉक कर देती है, और आपकी जितनी क्लासें होती है ना आप 10 मिनट बाद आती हो। ये देखो, आप जब तक संजीदगी से किसी चीज को नहीं चाहोगे ना वो चीज नहीं मिल सकती। आपको शिद्दत से चाहना पड़ता है किसी को, आपको डूबना पड़ेगा इसमें। ये बहुत बड़ा समंदर है। मुझे भी 1% का ज्ञान है, आप ये समझो। मुझे भी, मैं 30 वर्ष की जर्नी में मुझे भी ऐसा लगता है सिर्फ 1% भी है या नहीं है, इसका भी मैं दावा नहीं कर सकता। ये इतना बड़ा गहरा समंदर है, इसमें जितनी डुबकी लगाओगे उतना हर दिन पाओगे। मैं भी हर दिन सीख रहा हूं, हर दिन नई नई चीजें एडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ कोई पूर्ण नहीं है, हम सब पढ़ रहे हैं, हम सब सीख रहे हैं, और हमारा नॉलेज ही हमको इसमें महारथी बनाता है। लेकिन सबसे पहली शर्त है आपके अंदर चाह होनी चाहिए। आपके अंदर एडॉप्ट कीजिए साहब, एडॉप्ट कीजिए, पकड़िए। मेरे से नहीं, मेरे अलावा और बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट लोग हैं, उनको भी सुनिए। ज्ञान की कहीं सीमा नहीं है, ज्ञान असीम है, ज्ञान अनंत है। मेरे पास जितना है मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। सवाल? हाँ जी, वो हमेशा ही रहता है। उसके बाद हम लोग को भी अपना क्वेश्चन है ना याद आ जाता है या फिर सॉल्व हो जाता है। ये तो जब अभी ये अपनी कुंडली डिस्कस कर रही थी तो ये बता रही थी कि लाइक इनके बच्चों का करियर, दुनिया है तो यहाँ पे कभी किसी से बनता है, नहीं भी बनता है, जैसे पेरेंट्स से किसी का नहीं बनता है या बच्चों से नहीं बनता है, तो वो भी चेक इससे होता है। बिल्कुल होता है। देखो मून के साथ केतु आ जाए, मैंने क्या कहा, डेस्टिनी ब्रेकर को पकड़ो, मंगल को पकड़ो। अब मंगल क्या है, मंगल सूर्य का तो दोस्त है, मून का दोस्त है, मंगल यहाँ दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं केतु आ गया, कहीं ना कहीं राहु आ गया, मून के साथ राहु के साथ सूर्य आ गया, वो डिस्टर्ब कर देगा। तो वो चीजें नहीं बनने वाली जो बात है ना वो रिश्तों में आ जाती है, रिश्ते टूटने वाली बात आ जाती है, रिश्ते में लड़ाई झगड़े की बात आ जाती है। ये जो हम शत्रु ग्रह मित्र ग्रह की बात कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? अगर आपस में शत्रु ग्रह बैठे हैं तो शत्रुता होगी ना, तकरार होगी, लड़ाई होगी, और हर ग्रह का कोई ना कोई लिविंग रिश्ता है, तो उस रिश्ते के साथ कोई ना कोई तू में हो जाएगी। मोटी एक बात है, जुपिटर अगर जहां चला जाएगा, जुपिटर जहां चला जाएगा वो ब्लेसिंग आ जाएगी। देखो ये जो फीमेल की जहां बात आएगी ना, मून या शुक्र, यंगर में बात आ जाएगी तो मरकरी, अब बहू भी आ जाएगी तो शुक्र से ही आ जाएगी वो। समझ गए ना? फीमेल की जहां बात आएगी, फीमेल के ग्रह कौन है? मून है, शुक्र है।
मरकरी, चूंकि मरकरी जब सन के साथ बैठा होता है तो पुरुष होता है, जब अकेला बैठा होता है तो फीमेल ही होता है। समझ गए? मरकरी को इसलिए नपुंसक कहते हैं, ये किसी का नहीं होता, जिसके साथ बैठ जाता है उसका हो जाता है। जितने भी मल्टीफेयर अफेयर्स वगैरह सारी चीजें होती है मरकरी देता है। मरकरी देता है? हाँ, मैंने तो देख रहे हो क्या? सोचा शुक्र देता है, मैंने सोचा। अरे शुक्र के साथ मरकरी बैठा रहेगा तभी तो मल्टीपल करेगा ना। मरकरी का काम है मल्टीपल करना। शुक्र एक है, मरकरी बैठ गया तो 2 कर देगा, 4 कर देगा। ओके, है ना? गॉसिप क्या कौन सा ग्रह से देखते हैं? ये देखो सवाल निकल गया। मरकरी से देखोगे, हाँ? मरकरी से देखोगे। मरकरी बातें बनाने वाला कौन है, स्पीकर देने वाला स्पीकर कौन है? मरकरी तो है, बुध ही तो है, तो बुध से ही देखोगे। ओके। सर बुध के साथ केतु है तो वो ज्यादा बोलने वाला होता है। बुध के साथ केतु जुड़ जाए तो ज्यादा बोलने वाला होता है। बुध के साथ केतु जुड़ जाए तो ब्रेक आ जाता है, शिक्षा में ब्रेक आ जाता है, बोलने में भी पूरा ठीक ढंग से नहीं बोल पाता। केतु ब्रेक है, केतु व्यवधान है। और सूर्य हो तो सूर्य हो तो उसकी आवाज में तेजस्वीता आ जाती है, अच्छा बोल सकता है वो। ले लिया मैंने पता। तो सर मेरे तो उसमें बुध के साथ केतु बैठा हुआ है, पर मैं तो अच्छे से बात कर लेती हूँ। बुध में केतु है तो वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ ले जा सकता है। देखो हाँ। ये इस ढंग से बात, स्पिरिचुअल बुध केतु बैठा है तो एस्ट्रोलॉजी ले जा सकता है। ओके। आपका रुझान उधर कर देता है। जैसे बात करने का मतलब एक तो होता है कि अपन आपस में बात करते हैं, एक वो होता है कि आप मंच पर 500, 1000, 2000 लोगों के बीच में बोलते हो। समझ गए ना? बहुत फर्क है इसमें। जितने भी कॉमेडियन बनते हैं उनको बुध कॉमेडियन बनाता है। ओके। ठीक है ना? कविता आती है शुक्र से, चंद्रमा से, लेकिन आवाज आती है बुध से, बोलने की कला आती है बुध से। आज के लिए बस इतना ही, कल देखते हैं, इसको वीडियो में देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। आप कुंडली खोलने का मन होगा, आप खुद खोजेंगे, देखेंगे, समझेंगे। आज इजी था, अच्छे से नींद आएगा। चलो बहुत अच्छा था, इसीलिए मैंने चार्ट नहीं लिया। आज मैं डिग्री वाला चार्ट देख रही थी, जो जिसमें वो डायरेक्शन वाला, तो आज मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ पीछे से, क्योंकि मैं करो। नहीं, आप प्रैक्टिस करो, लेकिन क्लास में 5 मिनट पहले आ जाओ, लेट मत करो, उससे चीजें निकल जाती है फिर। ठीक है। गुड नाइट। बहुत बहुत आभार, शुभ रात्रि, थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद।